दिन भर विद सनम एजाज देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। दिन भर में आपको रूबरू करवाएंगे तमाम बड़ी खबरों से। और इस वक्त एक बड़ी खबर जो सामने आ रही है, आपको बता दें कि जो सोशल मीडिया पर ऑनलाइन कैंपेन चलाया जा रहा था कश्मीरी स्टूडेंट्स के खिलाफ जो बाहर पढ़ाई करने के लिए गए हैं, उसके हवाले से एक बड़ा अपडेट है कि पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया है जो कि अनंतनाग का रहने वाला है। इफ्तिकार अहमद डार बताया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे श्रीनगर से हमारे सीनियर साथी सनम एजाज हैं। सनम, सोशल मीडिया पर जिस तरह से बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी उन कश्मीरी स्टूडेंट्स को जो बाहर पढ़ाई करने के लिए गए हैं, उस हवाले से पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल ये कामयाबी है और पुलिस ने बहुत ज्यादा जो है, जो आउटरेज हम कह सकते हैं, लोगों में गम गुस्सा जो थे, उसके बाद ये कार्रवाई की है। आपको बताऊं, 3 दिन पहले आपको याद होगा प्रियंका, और मैंने और आपने, हम दोनों ने मिलकर एक प्रोग्राम किया था। हमने कहा था कि कुछ लोग यहाँ पे हैं जो कैरेक्टर जी। असैसिनेशन कर रहे हैं हमारे बच्चियों की, जो आउटसाइड स्टेट कर रहे हैं। और उस पे हमने अपना व्यू पॉइंट देते हुए बताया था कि पूरी एंटायर कम्युनिटी, एंटायर कॉम जो है, या सब लड़कियां या सब लड़के गलत नहीं है। ठीक है, एक दो हो सकते हैं किसी भी कम्युनिटी में, चाहे वो लड़के हों या लड़की हों, या किसी भी स्टेट के या किसी भी जगह पे 100 में से 10 हो सकते हैं, लेकिन उससे पूरा लेकिन वो जो सोशल मीडिया पे एक वीडियो था, उसमें एक शख्स थे, वो किसी से पंजाब से लेके कहाँ तक किसी स्टूडेंट से बात कर रहे थे, और उस तरह की अनाप शनाप बका जा रहा था कश्मीर की उन बेटियों के लिए जो बाहर की सियासतों में या बाहर के कॉलेजों में पढ़ रहे हैं। और उन पे कैरेक्टर एसिनेशन की जा रही थी। एक तरह से पेरेंट्स को फोर्स किया जा रहा था, उनको बताया जा रहा था कि आप अपनी बेटियां यहाँ से बाहर भेज रहे हैं कहीं पढ़ने के लिए, अपने बेटों को भेज रहे हैं, तो आप उनको या तो लड़कों को ड्रग्स वगैरह में भेज रहे हो, दूसरे में भेज रहे हो। तो एक तरह से तब मैंने जब सोशल मीडिया पे वो देखा, तो मैंने सोशल मीडिया पे भी पहले तब लिखा था, मैंने कहा था ये कहीं ना कहीं या तो कोई साजिश है, एंड पुलिस मस्ट टेक सीरियस नोट ऑफ इट। या तो कोई साजिश है उसके पीछे कि ये किया जा रहा है कि कश्मीर की लड़कियां लड़के जो बाहर पढ़ रहे हैं उन्हें तालीम से दूर रखा जाए, या कुछ और उसके पीछे। मैंने तब सीधा ओपनली लिखा, मैंने डर के बिना किसी की, मैंने कहा कुछ साजिश है जो इस तरह के हैं, क्योंकि एक आदमी लंबी दाढ़ी रख के वो किसी बका भाषण सुना रहा है। तो उसके बाद उस पे आउटरीच देखने को मिला, हमने प्रोग्राम भी किया। एक और हमारे सोशल मीडिया के यहाँ पे जाने माने एक्टिविस्ट हैं, और वो जो बहुत ज्यादा हैं, 2-4 लोग हैं वो, बोया खान नाम से एक और, उसने भी उस पर कंपेन शुरू की कि ये चीज नहीं होना चाहिए। और ये कंपेन जब उनने शुरू की, उसके बाद एक कंपेन और शुरू होगी कि नहीं, सोशल मीडिया कंपेन। तो फिर उसके बाद कहीं न कहीं पुलिस एक्टिव हुई, और पुलिस ने बाकायदा तौर पे अनंतनाग से एक शख्स को गिरफ्तार किया है। इफ्तिकार उसका नाम है, उस पर बाकायदा तौर पे एफआईआर दर्ज किया है, और उसको गिरफ्तार में, ये जो कंपेन करने वाला था, इमेज डिस्टॉर्ट करने वाला आदमी था, इसको गिरफ्तार किया। शुरुआत इसने की है। और मैं बताऊं, हमारे यहाँ बहुत इस तरह के लोग हैं, बहुत है। अभी एक और ग्रुप निकला हुआ है, जी। सोशल मीडिया के फायदे बहुत है, लेकिन एक और ग्रुप निकला हुआ है, वो जो बुर्का लगाए हुए लड़कियां हैं उनके डिफरेंट पोज वगैरह डाल रहा है, उनकी वीडियोस डाल रहा है। अब वो फिल्म्स बनाई गई हैं उस बुरके में, या कुछ और है, क्योंकि आपको पता नहीं, या हमारे लोगों को पता भी नहीं है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहें किसी किसी भी धर्म का लिबादा ओढ़ के उनके खिलाफ फिर कोई भी वो, क्योंकि एक्टर होते हैं, एक्टर हर धर्म के में एडजस्ट हो जाते हैं, हर धर्म के साथ रिलेटेड अपने आप को कर लेते हैं। तो एक्टर एक्टिंग कर लेता है, तो एक्टिंग करा देते हैं, सोशल मीडिया पे उनका वीडियो फिर डाल देते हैं, और फिर कहीं कम्युनिटी को बदनाम किया जाता है, कहीं महिलाओं को बदनाम किया जाता है। अब ये नया ग्रुप हुआ है, और अनंतनाग की पुलिस ने जो आज कार्रवाई की है, पुलिस को अब ये जो दूसरा ग्रुप भी है, इसके भी बहुत से वीडियो अब सोशल मीडिया पे शेयर होने, वायरल होना शुरू हो चुके हैं। यूजुअली मैंने देखा लोग उनको ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, लेकिन कहीं न कहीं एक बात निकल जाती है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो ये सोशल मीडिया को गलत तरीके से किसी कम्युनिटी को, किसी कॉज को, किसी क्रीड को, किसी सेक्स को, इन सब को बदनाम करने की जो कोशिश कर रहे हैं। तो इसके खिलाफ जो है पुलिस ने, जो अनंतनाग पुलिस ने जो कार्रवाई की है, ये बहुत बड़ी कार्रवाई है, और बहुत ज्यादा अनंतनाग पुलिस की पधराई इस वक्त हो रही है। और उसके साथ साथ उम्मीद है कि ये जो दूसरे लोग हैं, इनके खिलाफ भी साइबर क्राइम जो है वो बाकायदा तौर पर एफआईआर करेगी और ऐसे लोगों को गिरफ्तार करेगी। प्रियंका, बिल्कुल। इफ्तिकार अहमद डार अनंतनाग से गिरफ्तार, अनंतनाग से ताल्लुक रखता है, गिरफ्तार किया गया है। क्या एजेंडा चलाने की कोशिशें की जा रही थी? क्या क्या सोशल मीडिया पर माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही थी? बहुत सारे व्यूअर्स हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं जो लिख रहे हैं सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। और उसी के साथ इफ्तिकार के बारे में क्या जानकारी आ रही है? स्टूडेंट है या कहाँ का रहने वाला है?
ये इफ्तिकार को जहां हमने देखा है, हमने सोशल मीडिया पे देखा है, बड़ा आदमी है, बुजुर्ग है, 50-60 की 55 साल की उम्र का हो सकता है, जिस तरह से उनका वो फीचर बता रहे हैं। अब मैं एग्जैक्ट उसकी उम्र तो नहीं जान सकता हूँ, लेकिन जो मुझे लगा वो 50-55 का होगा। और जो वो कर रहा था, वो कहीं पे भी होना नहीं चाहिए, ऐसी बात होनी नहीं चाहिए। एफआईआर हो चुका उसका, मेरे पास जो एफआईआर की नंबर है 23/2022, उसका एफआईआर नंबर हो चुका है, पुलिस ने एफआईआर कर चुका है। और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बिना सोचे समझे, बिना देखे इसके क्या परिणाम होंगे। सोशल मीडिया पे कुछ भी हो गया, वो आपको बताऊं, बहुत सी यहाँ पे वेबसाइट्स ऐसी हैं, वो कहीं से कहीं का कॉपी करती हैं और उठा के उसको यहाँ पेस्ट कर देती हैं। वहां से कॉपी पेस्ट से उनका, वहां की एजेंसीज का नाम हटा के अपना डाल देती हैं। वहां ये अगर कहीं सीरिया से लेके अफ्रीका में हुआ होगा, उसको यहाँ पे नाम चेंज कर देते हैं, वो नाम नहीं बता लिखते हैं यहाँ पे किस बिल्कुल। जगह पे हुआ है। और उसके बाद एक कंफ्यूजन हो जाता है कि आदमी बताता है कि कश्मीर के आदमी ने डाला है, जम्मू के आदमी ने डाला है, शायद यार जम्मू की है, क्योंकि आदमी जो है उसका प्रोफाइल जो होता है वो जम्मू का होता है, तो आदमी सोचता है शायद यार यार ये खबर तो जम्मू की है। दूसरा कश्मीर की होती है, वो कहता है यार कश्मीर की है। तीसरी दिल्ली की है, मतलब इंडिया की हो तो बड़ा इंडिया में हो रहा है। तो इस तरह के ये लोग जो है, वो आदमी जो है इफ्तिकार एक कॉल अटेंड करा था। और आपको बताऊं इसमें दिलचस्प कहानी, कुछ स्टूडेंट जो है बाहर की स्कूल्स में पढ़ते हैं, लड़के स्टूडेंट, वो भी उसमें कहीं ना कहीं बाद में उसका जो कंपेन कर रहे थे, और उस कंपेनिंग में वो नीचे उसको कमेंट्स करते हुए लिख रहे थे कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। जबकि अगर रियलिटी में देखा जाए तो बहुत से कॉलेज हम गए हैं, बहुत से लोगों से हम मिलते हैं, बहुत से बच्चों को हम जानते हैं। 2-3 बच्चे हर जगह पे होते हैं, वो लड़के हों या लड़कियां हों, ये हर कम्युनिटी के, हर स्टेट के, हर इलाके के होते हैं। लेकिन फिर एंटायर वो, और उस स्टोरी से ये हो रहा था कि बहुत से पेरेंट्स अब मजबूर फोर्स हो रहे थे कि वो अपने बच्चों को वापस ले आए, खासतौर पर अपनी लड़कियों को वापस ले आए जो बाहर जो है वो तालीम हासिल कर रहे थे। तो ये एक वबा सी थी, इसको मैं कहूंगा एक कोरोना वायरस से भी खतरनाक वायरस जो था, वो कश्मीर में फैलाया जा रहा था। और इस पे जो पुलिस ने रोक लगाई है, वो बहुत बढ़िया। और अब प्रियंका, अब अगर हम दूसरे मुद्दे पे चलें, जिस तरह दिन भर में समय बाजार चलता है, तो हम दिन भर के अपडेट्स बताते चलें। तो दिन भर हमारे यहाँ कोविड की महामारी जी। के हवाले से आज जो लॉकडाउन था, ये आफ्टरनून में लॉकडाउन शुरू हुआ। और इस लॉकडाउन के दौरान जिस तरह आपको भी ने आज भी देखा, जरा आप पहले बताइए, आप, आज जुमे का दिन था, आप जामिया मस्जिद श्रीनगर गई थी, आपने वो भी देखा होगा, मैं उस पर भी आऊंगा। लेकिन आपको बताऊं, श्रीनगर में आफ्टर 2 बजे के बाद, यानी नमाज के साथ ही जो लॉकडाउन लगाया गया, ये श्रीनगर में लगाया गया, ये बाकी जगहों पे लगाया गया। पिछली बार जो है आपको याद होगा कि लॉकडाउन वगैरह को लेके बड़ा कंफ्यूजन चल रहा था, क्योंकि बहुत से लोग बता रहे थे हमें पता नहीं था। लेकिन आज की डेट में सब लोगों को पता था कि लॉकडाउन है, और उस लॉकडाउन को लेके तैयारियां हो रही थी। और जैसे ही 2 बजने को वक्त हो चुका था, पुलिस लगभग हर एरिया में जाके लाउड स्पीकर पे भी ऐलान कर रही थी, अनाउंस कर रही थी कि पब्लिक एड्रेस सिस्टम के जरिए कि ये लॉकडाउन लगने वाला है, घरों में रहिए। लेकिन घरों में रहने की जरूरत है प्रियंका, बहुत जरूरत है इस वक्त घरों में रहने की, जी। क्योंकि इस वक्त जो कोविड केसेस की संख्या है, ये बहुत बड़ी हुई है। 5,000 से ज्यादा आज फिर लगातार तीसरे दिन केस आए हैं। और जो एग्जैक्ट फिगर्स हैं, वो श्रीनगर कश्मीर के तो बहुत ज्यादा हायर साइड में है, जम्मू में कम है, एक डेथ भी हुई है कश्मीर से। ये सारी वो चीजें हैं जो सोचने पे। अब उसमें एक चीज है, बहुत से लोग इसको बता रहे हैं कि भाई ये इसकी सीवियरिटी नहीं है। मैं कुछ डॉक्टर से आज इस लेके बात कर रहा था कि सीवियरिटी नहीं है, वो कहते थे सीवियरिटी है या नहीं है वो दूसरी बात है, लेकिन वो कहते थे कि हमें इस वायरस का दुनिया में, क्योंकि वायरस नया है, इसको जब एक्सपेरिमेंट किया जाएगा तो कुछ समय लगेगा, 2-4 महीने ना सही तो साल तो लगेगा। अगर साल ना लगा तो 6 महीने लगेंगे ही। तो ये 2-5-6 महीने जब तक इस वायरस को पूरी तरह से इसका एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, इसको समझा नहीं जाएगा, तब तक डॉक्टर किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच रहे हैं। पहुंच सकते हैं तो अभी यही है कि अगर हो सकता है आज इसकी सीवियरिटी कम है, या आदमी को हो गया, लेकिन एक 15 दिन के बाद इसने अचानक अपना वो जो इसका जो करेक्टर है वो चेंज कर लिया, तब लोग क्या करेंगे। तो इसलिए वो जो हमारे डॉक्टर साहिबान थे, जितने भी जी। एक्सपर्ट थे, वो बता रहे थे कि लोगों को आने नहीं देना है। जो जिसको आ गया तो उसकी बात अलग है, लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी ये है कि वायरस लगना नहीं चाहिए, क्योंकि वायरस जब लगता है तो इसके बहुत से साइड इफेक्ट्स भी अब तक देखे गए हैं। सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है कि इसकी ज्वाइंट पेन, अक्सर जो कोविड के पॉजिटिव केस हैं उन लोगों में जो है ये ज्वाइंट पेन हो जाती है, एक वो है। उसके साथ साथ जो अब तक है, इससे यादाश्त कम हो जाती है। और अगर ठीक है, बड़ी उम्र में अगर आदमी को हो जाए, उसकी यादाश्त कम भी हो जाए तो उतना, लेकिन जो बच्चे हैं अगर उनको कोविड हो गया, छोटी उम्र के लोगों को, उनको लाइफ में आगे बढ़ना है, तो फिर उनके लिए तो ये चीजें हैं।
हर चीज का साइड इफेक्ट जरूर होता है। तो कोविड का अगर साइड इफेक्ट भी हो जाए, ठीक है वो बच जाए, लेकिन साइड इफेक्ट भी हो जाए तो बहुत परेशानी होगी। तो इसलिए डॉक्टर्स कहते थे कि एहतियात करना जरूरी है, और उस एहतियात में सबसे इम्पोर्टेंट है, हम तो कहते हैं मास्क वगैरह जो कहते हैं वो लगाने की, और उसके साथ साथ मास्क के साथ साथ फिजिकल डिस्टेंसिंग का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, और अपने आप को बचाना है प्रियंका। और प्रियंका जब अब आप आई बिल्कुल। चुकी, आप आज आप डाउनटाउन के इलाके में थी, जामा मस्जिद के बाहर जी। थी, वहां का दृश्य क्या था? वहां आज, क्योंकि आज लगभग करीबन 6 महीने हो गए जुम्मे की नमाज वहां पे दी जाने थी, लोगों से आपका बिल्कुल। इंटरेक्शन हुआ, क्या बता रहे थे लोग? बिल्कुल, मैं सनम बताऊं कि कोई सामने तो नहीं आया कैमरा के ये बोल के कि बाद में मुझे मुश्किल पड़ जाएगी अगर मैं कैमरा के सामने बोलूं, पर उन्होंने ये जरूर बोला कि ये जामिया मस्जिद जो बहुत हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, जम्मू कश्मीर की सबसे हिस्टोरिकल मस्जिद है, वहां पर जुम्मे की नमाज के वक्त जो ताला दिखाई देता है, अनफॉर्चुनेटली हर किसी से, हर कोई उससे बेहद ज्यादा बेहद नाराज है। जाहिर तौर पर सबके रिलीजियस सेंटिमेंट्स उससे जुड़े हुए हैं। उनका यही सवाल था कि मैम बस इसका जवाब दे दो कि सारे मस्जिद में जुम्मे की नमाज अदा करी जाती है, और जब जामिया मस्जिद की बारी आती है तो ताला लगाया जाता है ये बोल के कि कोविड प्रोटोकॉल है। तो खैर सामने तो किसी ने बात नहीं की सनम, पर ऐसे जब लोगों से इंटरेक्शन की, उनका कहना था हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स इस मस्जिद से जुड़े हुए हैं, उसके बावजूद जुम्मे की नमाज अदा करने की इजाजत फिलहाल नहीं है। तो इस पर आपका क्या कहना है? आप भी लोगों से बातचीत करते हैं, ऑफिशियल से बातचीत करते हैं, उनका क्या जवाब होता है इस पे? देखिए बिल्कुल प्रियंका, लगातार ये, अब मैंने कहा 6 महीने का समय हो गया है, और वहां जुमे की नमाज दी पढ़ी की इजाजत नहीं दी जा रही है। यूजुअली ऑप्शनल इस पे चुप्पी ही साधे हैं, बता नहीं रहे हैं। और जिस तरह आपने कहा कि कुछ लोगों ने आपको ऑन कैमरा नहीं बताया, ऑन रिकॉर्ड नहीं बताया, क्योंकि उनको आपके शब्दों में क्यों, वो डर रहे थे। तो यहाँ पे यही है बिल्कुल। कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी कंसर्न को पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन को देखती है। अब सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से उन्हें और मामला देखने पड़ते हैं, तो नाम इसको कोविड का दिया जा रहा है, ये लोग कहते हैं, और अक्सर इस तरह की है होती बातें होती है। और आज भी जुमे की नमाज अदा नहीं होने दी गई, लेकिन आज का तो ठीक है, आज लॉकडाउन था आज का, लेकिन पास की प्रैक्टिस हो रही है। जब हालात ठीक थे कोविड के, जब सब कुछ ठीक ठाक हो रहा था, तब भी इजाजत नहीं दी जा रही थी। तो कहीं ना कहीं लोगों में है इस चीज को लेकर रोष है, गुस्सा है कि आखिर ये एडमिनिस्ट्रेशन किन किन हालात पे चल रही है, किस तरह से हालात को ठीक कर रही है, किस तरह समझ रही है। वो लोग अक्सर गुस्सा दिखाते हैं, और इससे एक चीज हो जाती है, हमारे जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, बड़ी कोशिशें कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, यहाँ पीस के लिए बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात करें। और कल आपको पता है यहाँ गुड गवर्नेंस का जो होने जा रही है, कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह डायरेक्ट उसमें उसका मौजूद रहेंगे दिल्ली से। तो गुड गवर्नेंस की जब बात आती है, तो ऐसी ऐसी चीजें जो हो जाती हैं, इससे गवर्नेंस पे कहीं ना कहीं गवर्नेंस की जो इमेज होती है वो थोड़ी सी नेगेटिव हो जाती है। बहुत से मुद्दे हैं, बहुत से इश्यूज हैं यहाँ पे। कश्मीर एक बहुत सेंसिटिव इशू है, और एलजी को समझना चाहिए बिल्कुल। कि जो इस कश्मीर को समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। इशू को समझना, यहाँ के लोगों की मानसिकता को समझना है, और उस हिसाब से ही चलाया जा सकता है। वरना तो डंडे वाली सरकारें तो बहुत लोग चला सकते हैं, लेकिन उन डंडे वाली सरकारों, डंडा कब तक चलता रहेगा? आखिरकार हमें एक लॉन्ग लास्टिंग पीस यहाँ पे जरूरत है। तो डंडे से लॉन्ग लास्टिंग पीस कभी नहीं होता है। हमें उन लोगों के साथ सेंटिमेंट्स वगैरह जो है उनको समझना चाहिए, उनकी भावनाओं की कदर करनी चाहिए, और उसके साथ साथ जो कुछ जेन्युइन है, कोई जेन्युइन पॉइंट उनके हैं, उनको एड्रेस करने की जरूरत होती है। तो सरकार चाहे कि इस पॉइंट को एड्रेस करे, श्रीनगर की डाउनटाउन की ये जामा मस्जिद जो है, इसके साथ बहुत ज्यादा, एक तो ये धार्मिक स्थान है, यहाँ हर मुसलमान इसको बिल्कुल। मानता है। ये नहीं है कि एक मस्जिद छोटी है, कम है, तो दूसरी बड़ी है, ये इस्लाम में नहीं है। सब मस्जिदों का वैल्यू एक है, लेकिन इसके साथ कहीं ना कहीं वो इलाके के लोगों के कुछ और रिलेशन हैं, पुरानी मस्जिद है, हिस्टोरिकल है, और उसके साथ साथ यहाँ बहुत से अप्स एंड डाउन हुए हैं, तो बहुत कुछ चीज इसके साथ जुड़ी हुई है। अदरवाइज रिलीजियसली हम देखें, धर्म के साथ से ये बराबर एट पार विद दूसरी मस्जिद है। कोई यहाँ पे बड़ी मस्जिद छोटी मस्जिद नहीं होती है, साइज में होती है। बिल्कुल। लेकिन वो हम कहें इस्लाम में कोई मस्जिद का वैल्यू बड़ा नहीं होता है और किसी का छोटा नहीं होता है। सब मस्जिदों का एक वैल्यू होता है। वो जगह जहाँ पे नमाज पढ़ी जाए वो बराबर होती है, चाहे वो किस दुनिया किस हिस्से में हो। तो बगैर में हमारी सबसे बड़ा जो खाने काबा है उसका अलग से है, वो मजहब रिलीजियस पार्ट है। वहां पे हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनका वो सब कुछ है। तो इसलिए बाकी जो है दुनिया में बहुत ओवरऑल, तो ये चीज जो है ये सरकार को देखनी पड़ेगी। और अगर हम तीसरी बात करें, 26 जनवरी भी आ रहा है प्रियंका। तो 26 जनवरी जी। के हवाले से आप बिल्कुल। जानते हैं
पवित्र दिन रहता है, सिक्योरिटी बड़ा भी दिन देखी है। जा रही है उसी तरह से जी। हाँ, तो 26 जनवरी पे सिक्योरिटी देखी जा रही है। आज आपने देखा होगा श्रीनगर में नाके भी लगाए गए थे, सुबह से ही बिल्कुल। नेशनल हाईवे पे भी नाके लगाए गए हैं, और रूरल एरियाज में भी हर जगह पे नाके लगाए हैं। कुछ इनपुट्स हैं सरकार के पास, कि सरकार यूजुअली ऐसे दिनों पे इनपुट सरकार के पास रहते ही हैं, और इनपुट्स अगर ना भी हो फिर भी सरकार प्रकाशन रहती है। लेकिन कहीं ना कहीं एलओसी से लेके अंदर तक जो है सरकार के पास कुछ इनपुट्स हैं, और उन इनपुट्स के आधार पर एक तो बीएसएफ, सीआरपीएफ और फौज को पहले ही गृह मंत्रालय से आदेश आ चुके हैं कि वो सतर्क रहें, होशियार रहें। उसके साथ इंटरनल लाइन्स पे जो पुलिस है, दूसरे जितने भी हैं, या जो ह्यूमन नेटवर्क है, पुलिस का, इंटेलिजेंस का नेटवर्क है, उनको एक्टिवेट किया गया है, ताकि कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो 26 जनवरी पे। और 26 जनवरी के हवाले से सरकारी सतह पे भी जो बाकी अरेंजमेंट है वो किए जा रहे हैं, प्रियंका। बिल्कुल। और कुछ व्यूअर्स का जाते जाते मैं कुछ सवाल ले लेती हूँ आपसे जो पूछना चाहते हैं। एक व्यूअर है जो लिख रहे हैं कि अनऑथराइज्ड जो पेजेस हैं, जो फेक न्यूज सर्कुलेट करते हैं, जो रजिस्टर्ड नहीं है, क्या लगता है उन पर लगाम कसने की जरूरत है ताकि सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करके माहौल ना खराब हो? देखिए, सोशल मीडिया के हवाले से बाकायदा तौर पे गवर्नमेंट का एक एक्ट बना हुआ है, और जो भी उसके खिलाफ वर्जी करेगा, जो भी दिशा निर्देश जो सरकार ने किए हैं, किसी के सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी देश के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। आप किसी भी देश का तिरंगा या माफ कीजिए झंडा, चाहे वो जिस जिस भी देश का हो, चाहे दुश्मन देश का हो, उसके उसका आप नहीं कर सकते हैं। ये इथिक्स है। जी। किसी भी देश का जो हाईएस्ट पावर हो, चाहे किसी में प्रेसिडेंट होता है, किसी में प्राइम मिनिस्टर होता है, उसके खिलाफ आप नहीं लिख सकते हैं। आप महिलाओं और बच्चों के खिलाफ नहीं लिख सकते हैं। आप किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं कर सकते हैं। और आप किसी भी देश के खिलाफ, अपना देश जो है उसकी अलग सी बात होती है, वहां पे एक अलग नहीं बना होता है, लेकिन किसी पराये देश के खिलाफ भी आप नहीं लिख सकते हैं। ये एथिक्स होता है। इन चीजों पे बहुत ज्यादा पनिशमेंट होती है। तो जो भी सोशल मीडिया पे ये जो फेक पेज तो नहीं कहेंगे, हर कोई पेज बना के अपना खड़ा होके अब वो बन जाता है, तो उनको ध्यान चाहिए दीजिए कि वो अपना एक सर्कल बना रहे हैं उस पेज पे, अपना कर रहे हैं। लेकिन जो भी गाइडलाइंस सरकार की हैं, आईटी एक्ट जो है, उसके तहत अगर आपकी कोई भी कार्रवाई होती है, और अगर उसके खिलाफ आपकी कोई कंप्लेंट करता है, और खुद सोशल मीडिया में भी कुछ नियम है, अगर उनका उल्लंघन होता है, उनकी खिलाफ वर्जी होती है, तो बहुत ज्यादा भुगतना पड़ सकता है। बड़ी सजा भी है इसमें, कि अगर आपने किया कुछ ऐसा, ये बहुत बड़ी सजा भी है। और कुछ दिशा निर्देश हैं इसके, वो विद इन द कंट्री हैं, हमारे देश के अपने कानून है। उसके साथ साथ जो ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जैसे सोशल मीडिया का फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है, उनके अपने जो गाइडलाइंस है, वहां पे भी इस तरह की गाइडलाइंस लिखी हुई है कि आप ये नहीं कर सकते हैं। तो अगर उसके खिलाफ हुआ, फिर किसी ने उसके खिलाफ कंप्लेंट की, तो उसका पेज जो है वो ब्लॉक हो सकता है, वो डिलीट हो सकता है, और सरकार भी उस चीज को बहुत ज्यादा सीरियस ले सकती है। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल ले लेती हूँ। हमारे एक व्यूअर हैं, वीकेंड लॉकडाउन के हवाले से बोल रहे हैं कि जो 2.5 डे का वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है, फ्राइडे सैटरडे संडे, जाहिर तौर पर दुकानें बंद रहेंगी, काम नहीं होगा, और काफी नुकसान भी लोगों को होगा। और लोगों का सवाल है, अगर महाराष्ट्र में स्कूल्स ओपन किए गए हैं, कर्नाटका में रिस्ट्रिक्शंस को लिफ्ट किया गया है, तो यहाँ पर लॉकडाउन का जो पीरियड है उसे बढ़ाया जा रहा है, और जो नुकसान झेलना पड़ेगा उसे कोप अप करना बेहद मुश्किल है आवाम के देखिए, नुकसान तो हो रहा है, और ये नुकसान की मैं आज शाम को, अभी जो मेरा जेके स्पेशल था, मैंने उसमें उसमें रिपोर्ट फाइल किया था कि हमारी नजरें अब निर्मला सीतारमन पे है। निर्मला सीतारमन से पहले जम्मू कश्मीर, खुद निर्मला सीतारमन भी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उससे उसके साथ साथ जी। करीबन 100 के करीब मंत्री कश्मीर आए, 200-250 डेलीगेट्स आए, यहाँ विकास की बात की, यहाँ बाकी चीजों की बात की। लेकिन वो चीजें अभी हमें दिखाई नहीं दी। कागजों में हमें मालूम हुआ है कि बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन हमें तब मालूम होगा जब प्रैक्टिकली होगा। हमारे यहाँ अगर बताया जाए कि खाना घर में है, लेकिन जब खाएंगे तब पता चलेगा कि खाना जब सामने पहुंचेगा। तो अभी हमारे पास विकास नाम का वो बंदा जो है, या विकास नाम की सरकार की जो योजना है, वो हमारे यहाँ नहीं पहुंची है। लेकिन अब उम्मीद है, क्योंकि हमारे यहाँ हमें बहुत झेलना पड़ा है। 3 साल से हमारे यहाँ लॉकडाउन है, और फिर हमारे यहाँ 3 साल से कोई प्रोडक्शन नहीं हो पाई है। उससे पहले लगभग 2016 से हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा भुगतना पड़ा है, हमारी इकोनॉमी को लॉस हुआ है, हमारे यहाँ फ्लड्स आए हैं, हमारे यहाँ सब कुछ डिस्ट्रक्शन हुई है बहुत ज्यादा। फिर जो 5 अगस्त 2019 का एक साल भी 19 का गया, 20 का लॉकडाउन आ गया, कहिए कोविड का आ गया, तो इस सारे के बीच में हमारी कोई इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हुई है। तो इस वक्त अभी तक कश्मीरी जो पिछला उसके पास बचा खुचा था वो खा रहा था, लेकिन आगे हमारे यहाँ महामारी होने वाली है। अब हमारे पे फूड क्राइसिस होने वाली है, ये बिल्कुल सही है।
आने वाले वक्त में हमारे यहाँ फूड क्राइसिस होगी अगर इस वक्त गवर्नमेंट ने कोई पॉजिटिव कदम नहीं उठाया। और पॉजिटिव कदम जो है इस बजट में देखना पड़ेगा कि जो निर्मला सीतारमण जब जम्मू कश्मीर का दौरा किया तो उन्होंने बताया था कि मैं स्पेशली खास ध्यान दूंगी जम्मू कश्मीर की तरफ। तो देखते हैं वो इस पे क्या करती है, वो जम्मू कश्मीर के लिए क्या खास पैकेज में रखती है, जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए क्या करती है, और उसके साथ साथ जम्मू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, यूनियन गवर्नमेंट जो है, वो जम्मू कश्मीर के लिए क्या स्पेशल पैकेज करती है बजट में। देखिए बहुत ही चीजों में कीमतें आसमान को छू रही हैं हमारे यहाँ। मैं आज बताऊं कि वो तेल का टीन जो होता था जो 500 या 700 में होता था, आज 3,000 के आसपास या 2,500 के आसपास है। महंगाई आसमान को छू चुकी है, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम एक तरफ से खर्चे बहुत ज्यादा हो चुके हैं, महंगाई बहुत, लेकिन वो इनकम नहीं बढ़ी है। तो अब देखना पड़ेगा कि निर्मला सीतारमण जब इस अगले महीने बजट पास करेंगी, बजट रखेंगी, तो उस बजट में जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए क्या कुछ होगा, और जम्मू कश्मीर के लोगों को कंसल्ट किया जाएगा या वही दिल्ली में फैसला लिया जाएगा। क्योंकि बजट जब पास करना है तो उससे पहले निर्मला सीतारमण जम्मू कश्मीर के जो एक्सपर्ट्स हैं, चाहे वो बिजनेस के साथ हो, ट्रेड के साथ, जिस चीज का उनसे कंसल्टेशन उसको लेनी चाहिए। यहाँ की ट्रेड बॉडीज के साथ साथ यहाँ के जो लोकल एक्सपर्ट्स हैं, जो इस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स है, हमारी कश्मीर यूनिवर्सिटी है, हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहाँ के जो ज्ञानी हैं वो बहुत अच्छे एक्सपर्ट है, वो जानते हैं बेसिक, तो वो जमीनी सतह पे जानते हैं और कागजी भी जानते हैं। तो इसलिए निर्मला सीतारमण जब जम्मू कश्मीर का बजट, मुल्क का बजट पेश करेगी, तो जम्मू कश्मीर के रिलेटेड खास तौर पे उन्हें पॉलिटिशियन से बहुत कम, क्योंकि पॉलिटिशियन बजट वगैरह जानते नहीं है, तो उससे जो इकोनॉमिस्ट हैं यहाँ के, उनसे जरूर कंसल्टेशन लेनी चाहिए कि किस तरह हम जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को ग्रो कर सकते हैं। और सबकी नजर है, मेरी भी नजर है, हर कश्मीरी की नजर है कि निर्मला सीतारमण इस बजट के दौरान जब अपना बजट का, वो आम शब्दों में से पिटारा कहा जाता है, वो पिटारा नहीं होता है, वो खजाना होता है, तो जब वो खजाना खोलेंगी तो उस खजाने से क्या क्या कश्मीर के लिए निकल के आता है वो इम्पोर्टेंट रहेगा। बिल्कुल सनम, दिन भर में जाते जाते एक आखिरी सवाल ले लेती हूँ, क्योंकि एक व्यूअर जानना चाहते हैं कि अगर ठीक है रिस्ट्रिक्शंस हैं, कोविड के चलते एहतियात बरता जा रहा है, पर रिस्ट्रिक्शंस हैं तो सबके लिए इक्वली हैं। अगर एक मंदिर बंद है तो सब मंदिर बंद है, एक चर्च बंद है तो सब चर्च बंद है, एक मस्जिद बंद है बाकी मस्जिद खुली है, उसका जवाब जो है व्यूअर्स जानना चाह रहे हैं। और जाहिर तौर पर कोई भी कम्युनिटी हो, अगर यही अगर मंदिरों के साथ हो या चर्च के साथ हो या गुरुद्वारा के साथ हो, तो समझ सकते हैं हम कि उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे। तो क्या कहेंगे प्रियंका, जाते जाते इस सवाल का जवाब? मैं इस सवाल को इस भाई साहब को बताऊं कि ये मुझे पता है इसने किस रेफरेंस में इस सवाल पूछा है। ये हिंदू मुस्लिम वाली बात यहाँ पे नहीं है। देखिए कश्मीर में अगर मंदिर है तो वहाँ बहुत कम लोग जाते हैं, वहाँ कोविड गाइडलाइंस जो है उनका तो, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन जी पंडित बरादरी की कम है। अगर कहीं कोई मंदिर है तो उसके आसपास में बहुत कम पंडित बरादरी के, हिंदू बरादरी के लोग वहां जाते हैं। तो इसलिए ये कोई कहना कि मंदिर खुला है तो मस्जिद नहीं है, वो अलग सी बात है। मंदिर में वहाँ कोई भीड़ जी नहीं होती है। यहाँ जो गुरुद्वारे हैं वहां पे भी भीड़ नहीं होती है, गुरुद्वारों में भी सिख बरादरी के लोग जाते हैं, बहुत कम तादाद में जाए। हमारे यहाँ बागात का जी गुरुद्वारा है तो 50 घर वहाँ बागात में सिख रहते हैं, तो इसलिए सिख 50 में जाएंगे वहां पे। कुछ लोग तो जाते हैं, कुछ गुरुद्वारों में ना भी जाते हूँ उस टाइम पे, तो भीड़ नहीं रहती है। भीड़ जो है, मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है तो मस्जिदों में भीड़ ज्यादा रहती है। इसलिए इस चीज को उसके साथ जोड़ना, वो मंदिर ये मस्जिद ये बिल्कुल चर्च उसके साथ नहीं, सिंपल है। सवाल सरकार से यही है, पूछ सकते हैं कि भाई हमारी मस्जिद नहीं है, ये सबकी मस्जिद है, इस मस्जिद में एक 6 महीने से ताला क्यों चढ़ा है कोविड के नाम पे। अगर सरकार फंक्शन बिल्कुल करती है वहां कोविड गाइडलाइंस का, अगर बीजेपी पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस रिलीज करती है, वहां पे बड़ी संख्या में लोग होते हैं, वहां कोविड का बूथ नहीं होता है, मस्जिद के बिल्कुल बाहर कैसे बूथ आ गया। लेकिन ये इस भाई साहब को मशवरा दूंगा कि मंदिर मस्जिद वाली सियासत ना करें, ना बात करें। मंदिर मस्जिद वो अलग हैं, उनका एक स्थान, स्थान हम कहेंगे, उनका एक रुतबा जो है वो बहुत ऊपर है। और जब उस रुतबे पे आदमी पहुंचे, कहीं ऊपर जी वाले के साथ डायरेक्ट कनेक्शन हो जाए, तब उन चीजों की बात करे। कम नॉलेज होते हुए इन चीजों की बात ना करे। सिंपल सा मसला है, सरकार के साथ लड़ना है तो सरकार के साथ ही लड़ो उन मुद्दों पे, मजहब बिल्कुल को बीच में मत लाइए भैया। बिल्कुल, शुक्रिया दिन भर में ज्वाइन करने के लिए सनम, और तमाम अपडेट से रूबरू करवाने के लिए। दिन भर विद सनम एजाज आप देख रहे थे, और फिलहाल इस दिन भर में इतना ही। देखते रहे जी न्यूज़।